धौलपुर नाम का एक गांव था जो कि समुद्र किनारे बसा हुआ था। वही मोहन नाम का एक मछुआरा पत्नी गीता और उसके बेटे रमेश के साथ रहता था। समुद्र किनारे गांव होने के कारण वहां ज्यादातर लोग मछली बेचने का काम ही करते थे। लेकिन सभी मछली पकड़ने केवल समुद्र के दाईं तरफ ही जाया करते थे, क्योंकि बाईं तरफ एक पुराना पानी का जहाज खड़ा था और लोगों का मानना है कि उसमें एक नाविक की आत्मा है। एक दिन गांव का एक व्यक्ति टहलते हुए समुद्री तट के बाईं तरफ पहुंच गया था। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वहां वो रहता है। फिर वो कहने लगा, हे भगवान, मैं यहाँ कहाँ आ गया? यहाँ तो वो रहस्यमय नाविक रहता है। मुझे जल्दी निकलना चाहिए। तभी उस नाविक की आवाज आती है, रुक जा, रुक जा। फिर गांव का वो व्यक्ति कहता है, हे भगवान, वो आ गया। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक सा दिखने वाला आदमी खड़ा था। उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। फिर वो नाविक उसकी तरफ भागने लगता है। गांव का वो व्यक्ति हड़बड़ाकर वहां से भागता है और एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ता है। वो खतरनाक आदमी अब उसके पास आ चुका था और तभी गांव का वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद गांव वाले आते हैं और कहते हैं, तो इसे किसने बोला था वहां जाने को? यह तो होना ही था। तभी मोहन आता और कहता है, क्या हुआ भैया? तो गांव वालों में से एक कहता है, यह देखो मोहन, सब लोग मना करते हैं कि उधर मत जाया करो, लेकिन फिर भी ये वहां पहुंच गया। बताओ। फिर मोहन कहता है, तो इसका यह हाल उस नाविक ने किया है? फिर गांव वाला व्यक्ति कहता है, नहीं, लेकिन नाविक इसके पीछे पड़ गया था तो यह भागा और लड़खड़ाकर एक पत्थर पर गिर पड़ा। जिंदा बच गया, यही बहुत है, वरना वह नाविक इसे खा जाता। फिर मोहन कहता है, वैसे एक बड़ी अजीब बात है कि आज तक उस नाविक ने कभी किसी को मारा नहीं। फिर वो गांव वाला व्यक्ति कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो भाई? फिर मोहन कहता है, नहीं, कुछ नहीं। और वो वहां से अपने घर चला जाता है। वहां उसकी पत्नी कहती है, अरे आप आ गए, आओ आओ, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। तो मोहन कहता है, मेरा इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं आज भी कुछ खाने को नहीं लाया हूँ। फिर उसकी पत्नी कहती है, हे भगवान, ऐसे कैसे चल पाएगा? आज भी आपको कोई मछली नहीं मिली क्या? तो मोहन कहता है, एक बहुत छोटी सी मछली मिली थी, लेकिन फिर वो भी मर गई तो किसी ने उसे खरीदी ही नहीं। वहाँ मछुआरों की इतनी ज्यादा भीड़ होने लगी है कि मुझ जैसे छोटे मछुआरों को कुछ हासिल ही नहीं होता। फिर मोहन का बेटा कहता है, तो आप दूसरी तरफ क्यों नहीं चले जाते? उधर कोई भी नहीं जाता है। वहां आपको आसानी से बहुत सारी मछलियां मिल जाएंगी। फिर मोहन कहता है, कोई नहीं जाता है तो उसका एक कारण है। वहां एक नाविक का भूत रहता है। फिर से उसका बेटा कहता है, क्या सच में ऐसा होता है या लोगों ने अफवाह फैला रखी है? फिर रमेश की माँ कहती है, सच में। तू इस बारे में बात मत कर, जा जाकर चुपचाप सो जा। रमेश जाकर लेट तो जाता है, पर वह अपने माँ बाप की बातें सुनता रहता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पिता का काम बहुत बुरा चल रहा है। वो अगले दिन अपने दोस्त विनय से मिलता है, जो कि गांव के प्रधान सुखबीर का बेटा था, और उससे कहता है, मेरे पिता को एक भी मछली नहीं मिल रही है और हमारे घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे समुद्र तट के बाईं ओर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या है और कोई क्यों नहीं वहाँ जाता। फिर विनय कहता है, तू पागल हो गया है क्या? तुझे पता नहीं कि वहाँ एक नाविक का भूत रहता है? तो रमेश कहता है, ये बड़े लोग तो कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बनाते रहते हैं। मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेता ना, तब तक इन बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। इसीलिए मैं वहां जा रहा हूँ और तू मेरे साथ चल रहा है। तो विनय कहता है, खुद को तो मारना चाहता है और मुझे भी मारना चाहता है। फिर रमेश कहता है, तुझे मेरी दोस्ती की कसम, तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। दोस्ती की कसम के आगे विनय घुटने टेक देता है
और रमेश के साथ वहां चला जाता है। वहां दोनों देखते हैं कि समुद्र किनारे एक पुराने जमाने वाला पानी का जहाज खड़ा है, जो कि काफी हद तक बर्बाद हो चुका है। फिर रमेश कहता है, चल उस जहाज के पास चलते हैं। तो विनय कहता है, यहाँ तक तो आ गए, ये काफी नहीं क्या, जो तुझे उस जहाज के पास भी जाना है। तो रमेश कहता है, चल तो जहाज भी देख लेंगे, और यह भी कि यहाँ पर मछलियाँ है या नहीं। वो दोनों उस जहाज के पास पहुँचते हैं और पानी में देखते हैं तो वहाँ काफी मछलियाँ होती है। यह देखकर रमेश बहुत खुश हो जाता है, पर तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज आती है, आओ मेरे शिकार आओ। इतनी आवाज सुनकर विनय डर के मारे कांपने लगता है और कहता है, ये तो वही रहस्यमयी नाविक है। भाग रमेश, यह भूत है। अरे रमेश, जल्दी चल यहाँ से, वरना यह हमें मार डालेगा। फिर रमेश कहता है, अरे रुक तो। फिर विनय घबराते हुए कहता है, नहीं, ये हमें मार डालेगा। फिर से उस नाविक की आवाज आती है, आओ मेरे पास आओ। तो विनय कहता है, मैं तो भाग रहा हूँ। यह कहकर विनय भागने लगता है। रमेश भी उसके पीछे भागता और उन दोनों के पीछे वो नाविक बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। वो अपनी फुल स्पीड में भाग रहे थे, लेकिन वो नाविक उनके करीब आता चला जा रहा था। तभी अचानक विनय रुकता है और कुछ पत्थर उठाकर उस पर फेंकता है। दोबारा दौड़ने लगता है। थोड़ी देर में वे दोनों गांव में पहुंच जाते हैं। फिर विनय कहता है, आज हम बस बच ही गए, वरना उस नाविक का शिकार बन गए होते। तो रमेश कहता है, अरे तू पागल है, एक मिनट रुकता तो सही। तो विनय कहता है, तुझे ज्यादा मरने का शौक हो रहा है तो तू चला जाना, मुझे माफ कर दे। रमेश विनय से गुस्सा होकर अपने घर चला जाता है। उधर विनय अपने पिता के पास जाता है और उनसे मछुआरों की दिक्कत बताता है, क्योंकि वह भले ही डरपोक था, लेकिन था तो रमेश का दोस्त। उसे अपने दोस्त की फिक्र तो थी। पापा, हमारे गांव में बहुत से मछुआरों का काम सही नहीं चल पा रहा है, आप उनके लिए कुछ करते क्यों नहीं। तो विनय के पापा कहते, तू यह सब क्यों सोच रहा है। फिर विनय कहता है, क्योंकि आप नहीं सोच रहे हो, आप गांव के प्रधान हो, आपको इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। आपको पता भी है कि कितने मछुआरे भूखे सो रहे हैं आजकल। पर इस पर विनय के पापा कहते हैं, तो तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें तो खाने को मिल रहा है ना, खाओ और ऐश करो। फिर विनय कहता है, मैं तो ऐश करूंगा, पर आप जो इतनी मछलियां बाहर एक्सपोर्ट करते हो, इनमें से कुछ मछुआरों के लिए क्यों नहीं छोड़ देते हो। फिर विनय के पापा कहते हैं, सोच समझ कर बात कर, मैं तेरा बाप हूँ, मुझे राय मत दे, निकल यहाँ से। विनय को अपने पिता की बातें सुनकर बहुत दुख होता है और साथ ही रमेश की बातें उसके कानों में गूंजने लगती है। इसका मतलब रमेश की बात बिल्कुल सही थी। मेरे पापा प्रधान है, पर उन्हें मछुआरों की दिक्कत से कोई मतलब नहीं है, और उन बेचारे मछुआरों के घर में खाने को नहीं है। इस दिक्कत का एक ही इलाज है, समुद्र तट के बाईं तरफ भी मछलियां पकड़ने का काम शुरू होना चाहिए। विनय को पूरी दिक्कत और उसका समाधान समझ तो आ गया था, लेकिन उसका डर उसे रोक रहा था। वहीं दूसरी तरफ रमेश के घर उसको डांट पड़ रही थी, क्योंकि किसी ने उसे बाईं तरफ जाते देख लिया था। फिर रमेश की माँ कहती है, सच सच बता, क्यों गया था उधर। तो रमेश कहता है, मैं उधर नहीं गया था। फिर उसके पिताजी कहते हैं, झूठ मत बोल, छगन ने तुझे जाते देखा था, तेरे साथ एक लड़का और भी था, सच बता उधर क्यों गया। तुझे यहाँ खेलने के लिए जगह कम पड़ रही है क्या, जो उधर चला गया। फिर रमेश कहता है, मैं वहाँ खेलने नहीं गया था। फिर उसकी माँ कहती है, हाँ अब आया ना लाइन पर, मतलब तू गया तो था उधर, अब यह भी बता दे कि क्यों गया था। तो रमेश कहता है, दाई तरफ मछली पकड़ने में पिताजी को बहुत दिक्कतें हो रही थी, इसीलिए मैं बाईं तरफ देखने गया था कि क्या वहाँ मछलियाँ पकड़ी जा सकती है या नहीं, ताकि हमारे घर के हालात सुधर सके। यह सुनते ही गीता और मोहन का गुस्सा प्यार में बदल गया। दोनों रोने लगे और रमेश को समझाने लगे
कि उसे वहां दोबारा कभी नहीं जाना चाहिए। फिर रमेश कहता है, लेकिन तो उसकी माँ कहती है, नहीं, कोई लेकिन वेकिन नहीं, वादा कर कि आज के बाद तू उधर नहीं जाएगा, वादा कर। फिर रमेश, मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी उधर नहीं जाऊंगा। रमेश मजबूरन वादा कर लेता है। उसी रात एक शराबी समुद्र तट के बाई तरफ चला जाता है। उसे बिल्कुल होश नहीं था। वो जाकर उस नाविक से टकरा जाता है। टकराते ही उसे होश आ जाता है और वो बुरी तरह से चिल्लाते हुए वहां से भागने लगता है। नाविक उसके पीछे नहीं भागता है, बल्कि वो एक पत्थर उठाता है और दूर से उसे फेंक कर मारता है, जिससे वो आदमी बेहोश हो जाता है। अगली सुबह वह शराबी चौराहे पर पड़ा मिलता है। फिर गांव वाले, हाँ, यह शराबी भी ना रात में उस नाविक के पास पहुंच गया और उसने उसका यह हाल किया। फिर विनय रमेश भी उसे देखने जाते हैं। तो रमेश विनय से कहता है, विनय, तुझे एक बात अजीब नहीं लगती कि यह नाविक किसी को जान से नहीं मारता है? तो विनय कहता है, तो तू क्या चाहता है, वो सबको मार डाले? फिर रमेश कहता है, मैं क्या चाहता हूँ यह पॉइंट नहीं है। अगर वह सचमुच एक भूत है तो वो लोगों को मारता क्यों नहीं है, यह पॉइंट है। तो विनय कहता है, हाँ, बात तो तू सही कह रहा है। उस दिन मैंने जब उसे पत्थर फेंक के मारे थे तो वह भी उसके ऐसे ही लगे थे जैसे किसी इंसान के लगते हैं। उससे वो रुक भी गया था। फिर रमेश कहता है, यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ। शायद यह शक हमारा सही हो कि वो रहस्यमयी नाविक कोई भूत नहीं बल्कि इंसान हो। पर वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, इसका पता लगाना पड़ेगा और उसके लिए हमें वहां दोबारा जाना होगा। इस बार वो लोग एक प्लान बनाते हैं जिसके हिसाब से वो लोग वहां जाएंगे, लेकिन बिना छिप कर रहेगा और नाविक के सामने आते ही उस पर जाल डाल देगा। इसी प्लान से वे दोनों फिर से जाते हैं और इस बार बिना छुप जाता है और रमेश नाव के पास जाकर आवाज लगाता है, नाविक जी, ओ नाविक जी। तो नाविक कहता है, तुम वापस आ गए, चलो अच्छा है, वैसे भी भूख लग रही थी। ये कहकर वो नाविक रमेश की तरफ भागना शुरू कर देता है और इस बार रमेश अपनी जगह पर खड़ा रहता है। नाविक जैसे ही रमेश के पास पहुंचने वाला होता है, तभी बिना एकदम से आकर उसके ऊपर जाल डाल देता है और अगले ही पल दोनों उस नाविक पर चढ़कर बैठ जाते हैं। फिर रमेश कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, ये कोई भूत नहीं इंसान है। तो विनय कहता है, तुम सही कह रहे हो, इसने हम सबको बहुत परेशान किया है, मैं इसको मार डालूंगा। फिर रमेश कहता है, नहीं नहीं, अरे रुक जाओ, पहले इसका उद्देश्य तो पता चलने दो। बता साले, तू यह क्यों कर रहा था, बताता या पत्थर से तेरा सिर कुचल दूं। तो नाविक कहता है, छोड़ो मुझे वरना अच्छा नहीं होगा। तो रमेश कहता है, बताएगा, रुक, अभी तेरा सर फोड़ता हूँ। फिर नाविक कहता है, अच्छा अच्छा रुको, मैं सब सच बताता हूँ। दरअसल प्रधान के लिए काम करता हूँ। उसने मुझे यहाँ भूत बनकर रहने का काम दिया है, जिससे इस पूरे हिस्से पर उसका राज चल सके। वो यहाँ की सारी मछलियाँ खुद बेच सके और मुनाफा कमा सके। तो विनय कहता है, क्या मेरे पापा ने तुमसे यह सब करने को कहा था? विनय और रमेश वापस गांव में आते हैं और सबको यह सच्चाई बताते हैं। मछुआरों को जब सच्चाई पता चलती है तो सब प्रधान के घर के आगे धरना देने लगते हैं, पर प्रधान अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। तब विनय कहता है, पापा, आप लोगों को उनका हक देंगे या मैं आपको छोड़कर चला जाऊं? मैं चला ही जाता हूँ। फिर प्रधान कहता है, रुक जाओ बेटा, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, मानता हूँ कि ये मैंने ही किया था, कोई भूत नहीं था, यह मैंने अपने फायदे के लिए बनाया था। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। अब से समुद्री तट का बायां हिस्सा भी आप लोगों का है। यह सुनकर सारे मछुआरे खुश हो जाते हैं। रमेश के माता पिता साथ सारे मछुआरों की दिक्कत अब दूर हो चुकी थी। अब कोई रहस्यमयी नाविक नहीं था, सिर्फ खुशहाल मछुआरे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।